Hey dear students, welcome back to lecture 2 of our chapter 1 Human Resource Management Commerce 6 TY BCom Semester 6। तो बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, किस तरीके के उसके नेचर है, यानी कि उसके सर्टन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको हमने डिटेल में समझा था। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं बच्चों वो है हमारा फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अलग अलग फंक्शंस क्या है, तो यहाँ पर उसके फंक्शंस जो है वो बच्चों दिए हैं एम्प्लॉय वेलफेयर, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, करियर डेवलपमेंट। ये कुछ उसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो कि परफॉर्म करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सबसे पहले आता है हमारा HRP विच इज़ नथिंग बट योर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का प्राइमरी यानी कि सबसे पहला फंक्शन है। HRP एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर आप मैन पावर की रिक्वायरमेंट है या नहीं उसको आइडेंटिफाई करते हो। आप कोशिश करते हो ढूंढने की, अगर मेरा ब्रांच ओपन हो रहा है, मुझे वहाँ पर मैन पावर चाहिए, तो वाकई में मुझे कितना मैन पावर चाहिए, कितनी क्वांटिटी में मुझे मैन पावर चाहिए और किस क्वालिटी की मैन पावर चाहिए, एम्प्लॉयज़ चाहिए, ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ है, अलग अलग टास्क है, उसको परफॉर्म कर पाए। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में HR मैनेजर परफॉर्म्स फॉलोइंग स्टेप्स। अब वो क्या, ह्यूमन रिसोर्स की जब प्लानिंग चलती है तो ये प्लानिंग कैसे चलती है? ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को रिव्यू करो। नई ब्रांच ओपन कर लिया हमने, एम्प्लॉयज़ को हायर करना है, वहाँ के लिए ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या कहता है उसको समझो। दूसरी चीज़, ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट कितनी है उसको फोरकास्ट करो। हमें 10 लोग चाहिए, 20 लोग चाहिए, 40, 50, 100 कितने चाहिए, फोरकास्टिंग करो। ह्यूमन रिसोर्सेज के सप्लाई को फोरकास्ट करो। ह्यूमन रिसोर्सेज कहाँ कहाँ से अवेलेबल है। अब अलग अलग कैटेगरी में आप डिवाइड करते हो ह्यूमन रिसोर्सेज को। फॉर एग्जांपल, न्यू ब्रांच के अंदर हमको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, हमें मार्केटिंग में 50 लोग चाहिए। अब उसके बाद हमें फाइनेंस में 10 लोग चाहिए, हमें HR में 3 लोग चाहिए, हमें ऑपरेशंस में 15 लोग चाहिए। अब हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। अब हम सोचेंगे ये 50 लोग हम कहाँ से लेंगे, इनकी क्वालिटी क्या होगी। ये 10 लोग हम कहाँ से ले सकते हैं, इनकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। मार्केटिंग में हो सकता है पर्सनालिटी बहुत अच्छी चाहिए, लुक वाइज भी अच्छे होने चाहिए, कम्युनिकेशन भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन वही जब हम बात करते हैं फाइनेंस की, तो हमें उनकी पर्सनैलिटी से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन उन्हें फाइनेंस का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे एस्पेक्ट को हम समझते हैं, उसके बेसिस पे ह्यूमन रिसोर्स का सप्लाई हमें कहाँ से मिलेगा वो सोचते हैं। कंपैरिजन ऑफ HR रिक्वायरमेंट्स एंड सप्लाई, हमारी डिमांड और हमारी सप्लाई दोनों को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। करेक्टिव एक्शन इफ देयर इज शॉर्टेज और सरप्लस ऑफ मैन पावर, ये भी देखते हैं क्या हमने ये ज़्यादा एस्टिमेट तो नहीं कर दिया 50। करेक्टिव मेजर्स लेते हैं, नहीं हमको 50 नहीं चाहिए, हमें अगर 30 भी मिल गए तो हमारा काम जो है वो हो जाएगा। क्वालिटी पे फोकस करेंगे, 30 होने चाहिए लेकिन अच्छे होने चाहिए, या फिर 10 होने चाहिए लेकिन बहुत ही अच्छे होने चाहिए। इस तरीके से हम अपने मैन पावर रिक्वायरमेंट की जो प्रोसेस है, प्लानिंग की, मैन पावर प्लानिंग जो है वो हम यहाँ से शुरू करते हैं। एक्विजिशन फंक्शन और सिलेक्शन। अब एक्विजिशन फंक्शन यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के साथ में जो है वो शुरू तो हो गया है। एक्वायर करने के लिए हमें क्या चाहिए, राइट टाइप ऑफ मैन पावर, सही एम्प्लॉयज चाहिए हमको। HR मैनेजर शुड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। अब यहाँ पर जब हम उनको हायर करना चाहते हैं, हमें रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन दोनों को ही ध्यान में रखना है कि अलग अलग सोर्सेस क्या है जहाँ से हम ये मैन पावर को हायर कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, सिस्टमैटिक सिलेक्शन प्रोसीजर नीड्स टू बी फॉलोड टू सिलेक्ट द राइट पर्सन फॉर द जॉब। सिस्टमैटिक सिलेक्शन क्या होता है बच्चों, यानी कि अगर मुझे 10 लोगों का इंटरव्यू रखवाना है, सबसे पहले कॉल्स जाने चाहिए उनको, यानी कि ये होता है उनका टेलीफोनिक राउंड ऑफ इंटरव्यू। टेलीफोनिक राउंड ऑफ इंटरव्यू हुआ, उनसे सारा डिटेल्स मांगा, हमें सब कुछ सही लगा, हमने उनको बुलाया है पर्सनल इंटरव्यू के लिए, हमने उसको ऑफिस में बुला लिया, इंटरव्यू देने आना है उसको। अब यहाँ पर ये तो हमारा पहला राउंड हो चुका है। अब दूसरे राउंड में क्या करेगा, दूसरे राउंड में हम उसे एक एप्टीट्यूड टेस्ट देंगे, उसे उस टेस्ट को क्या करना है, सॉल्व करना है। उसमें उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट होना चाहिए कि 30 मार्क्स आना चाहिए 50 में से। अगर 30 मार्क्स आते हैं तो वो आगे के नेक्स्ट राउंड के लिए बढ़ता है, जो कि होता है हमारा पर्सनल इंटरव्यू।
अब ये पर्सनल इंटरव्यू को भी हम सब डिवाइड कर सकते हैं कि पहला राउंड उसका एचआर के साथ होगा, दूसरा राउंड जो है वो उसका कंपनी के सीईओ के साथ होगा। तो देखो बच्चों, इस तरीके से आप एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करते हो सिलेक्शन के लिए। ऐसा नहीं कि आसानी से उठकर आ जाएगा, सीधा सीईओ बैठकर उसका इंटरव्यू ले लेगा या एचआर इंटरव्यू ले लेगा, नहीं। आपने कुछ स्टेप को सोच रखा है, वो फॉलो करते हुए ही उसको आना होगा अपने कैंडिडेट को। फिर आता है प्लेसमेंट फंक्शन। HR manager is also responsible for proper placement of employees in the organization। यानी HR manager भी responsible है किस चीज़ के लिए? Proper placement of employees। employees को, सही एम्प्लॉय को सही काम मिला है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मिलकर कुछ भी काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। HR के एम्प्लॉयज़ है लेकिन बैठे बैठे वो मार्केटिंग वालों के काम कर रहे हैं, टेलीकॉलिंग का जॉब कर रहे हैं, नहीं। जिसको जो जॉब के लिए हायर किया है वो वही काम करेगा। प्लेसमेंट रेफर्स टू प्लेसिंग द राइट पर्सन एट राइट प्लेस ऑफ वर्क। सही इंसान को सही जगह पर जॉब मिलने से होता क्या है? प्रॉपर प्लेसमेंट से अगर आपको अपना मनचाहा काम मिल जाए तो आप अपनी जॉब से हमेशा क्या रहते हो? सेटिस्फाइड रहते हो। एंड रिजल्ट इन हायर एफिशिएंसी टू दी ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप अपनी जॉब से खुश हो तो अल्टीमेटली आप जो ऑर्गेनाइजेशन का रिजल्ट है वो भी क्या होगा? इंप्रूव होगा, क्योंकि आप खुशी खुशी काम करने आ रहे हो वहाँ पर। एग्जाम्पल, जॉब सेटिस्फैक्शन रिजल्ट्स इन ग्रेटर कमिटमेंट ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर आप खुश हो अपने जॉब से तो आप और ज़्यादा कमिटेड रहते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। अब ये जो कमिटमेंट रहता है आपका, इसके लिए आप और ज़्यादा एफर्ट्स लेते हो। जितने ज़्यादा एफर्ट्स उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी, जितनी परफॉर्मेंस अच्छी उतने रिवॉर्ड्स अच्छे आपके लिए, जितने रिवॉर्ड्स अच्छे अल्टीमेटली आपका परफॉर्मेंस उतना बढ़ जाता है। दैट इज़ हाउ दे आर इंटरलिंक्ड। Next is performance appraisal. Now, HR manager may be involved in designing and implementing performance appraisal program. अब performance appraisal program जो है वो रखता है हमारा HR manager। Performance appraisal है क्या? Systematic description on of employees job relevant strength and weakness। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको आपकी परफॉर्मेंस को जज करके बेस्ड ऑन दैट मैं आपको सैलरी में हाइक दूँ या आपका डेजिग्नेशन जो है उसमें हाइक दूँ, तो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को ही एनालाइज किया जाता है। Systematic performance feedback to the employees helps to correct their weaknesses through training and motivation। अब ये सिस्टमैटिक एक तरीका है जो कि फॉलो किया जाता है, जिससे कि ये फीडबैक हम अपने एम्प्लॉयज़ के साथ भी शेयर करते हैं, जहाँ पर एम्प्लॉयज़ अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। परफॉर्मेंस फीडबैक ऑल्सो हेल्प्स टू कंसोलिडेट एम्प्लॉय स्ट्रेंथ। हम सिर्फ एम्प्लॉयज़ की वीकनेस के ऊपर फोकस करके उसको ट्रेनिंग नहीं दे रहे, एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ को भी ध्यान में रखते हैं कि जहां मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसकी स्ट्रेंथ को भी यूटिलाइज किया जाएगा अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देन हियर वी कम विद प्रमोशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा एलिमेंट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जहाँ पर प्रमोशन पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। मेरिट एज द बेसिस ऑफ प्रमोशन स्पेशली एट द टॉप लेवल। टॉप लेवल पर अगर आपको जाना है तो मेरिट के बेसिस पर आप जाते हो कि परफॉर्मेंस किसका कितना अच्छा है। दूसरा होता है लोअर लेवल पे अगर आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल मिलता है, आपका प्रमोशन होता है, वो होता है सीनियरिटी बेसिस के ऊपर। ना प्रमोशन गिव्स रिकॉग्निशन टू कमिटेड एंड डेडिकेटेड एम्प्लॉयज स्पेशली दोज हु एक्सेल इन देयर वर्क परफॉर्मेंस। प्रमोशन जो है ये रिकॉग्निशन मिलता है किसको? कमिटेड और डेडिकेटेड एम्प्लॉयज को, जो वाकई में काम करते हैं और रिजल्ट भी देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। Then we have training and development. One of the major activities of HRM is to provide training and development to the employees of the organization. अलग दूसरा एलिमेंट है ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जहाँ पर हम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करते हैं। अब ट्रेनिंग का फ़ायदा जो है वो क्या होता है? एम्प्लॉयज़ को इससे एडिशनल नॉलेज मिलता है, जॉब से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड। एक न्यू एटीट्यूड डेवलप करना पड़ता है उनको अपने इस न्यू ऑर्गेनाइजेशन के साथ। स्किल्स इंप्रूव होती है और लोगों के साथ सोशल बिहेवियर जो है वह हमारा वो भी इम्प्रूव होता है। जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, ट्रेनिंग के दौरान ही आपको बोल दिया जाता है कि आपको फॉर्मल्स पहनकर आना है। कैजुअल्स कभी कभार अलाउड है सैटरडे को। यूजुअली जब आप क्लाइंट को मिलने जाओगे तो आप फॉर्मल ही पहनोगे। हेयर कट आपका जो है वो अच्छा होना चाहिए। आप कई बार क्लीन शेव के लिए बोला जाता है, या बहुत ज़्यादा बियर्ड आपको रखना अलाउड नहीं होता है। full sleeves shirt when you are talking to the client you have to maintain a good eye contact। इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करना है। स्लीव्स आपके फुल होने चाहिए, शर्ट के बटन खुले नहीं होने चाहिए, टाई पहनना है, ब्लेजर पहनना है। सारी चीज़ें बताई जाती है जिससे कि आप अपने आप का एक सोशल बिहेवियर, लोगों के साथ कैसे मिलते उठते बैठते बात करते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी इम्प्रूव होती है आपकी ट्रेनिंग के थ्रू। देन वी हैव करियर डेवलपमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फैसिलिटेट्स करियर डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन दी ऑर्गेनाइजेशन। करियर भी डेवलप किया जाता है क्योंकि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है।
ऑफ डेवलपिंग वंस करियर विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन और इन अनदर ऑर्गेनाइजेशन। आप अपने भी ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज़ का करियर जो है वो डेवलप करने में उनकी हेल्प कर सकते हो, या फिर डेवलप किया, कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहते हैं डेवलप होने के बाद, तो वो भी जा सकते हैं। मतलब आपकी तरफ से किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं है अपने एम्प्लॉयज़ पर। It involves training on new skills, moving to higher job responsibilities and making career advances। अब आप इनके करियर को डेवलप करने के लिए उन्हें ट्रेनिंग देते हो। ट्रेनिंग देने के साथ साथ आप उन्हें उनकी न्यू स्किल्स को, नई नई स्किल्स सीखने के लिए आप उन्हें ट्रेन करते हो, उन्हें मोटिवेट करते हो कि और ज़्यादा जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले और उसी के साथ साथ अपने करियर को और ज़्यादा एडवांस कर सके। अब करियर डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? आप उन्हें थोड़ा बहुत चैलेंजिंग टास्क देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करते हैं ताकि वो न्यू स्किल्स को एक्वायर कर सके। एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन देते हैं हायर लेवल पर, यानी जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा आपको उसके मुताबिक बिहेव भी करना पड़ता है। काउंसलिंग करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ की कि अपने करियर एडवांसमेंट के बारे में सोचें। तो करियर डेवलपमेंट सिर्फ एम्प्लॉय की हेल्प नहीं करता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की भी मदद होती है। इससे डायनामिक और ग्रोथ ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन बनती है जब एक एम्प्लॉय को न्यू स्किल सीखने मिलती है, अपनी फुल पोटेंशियलिटीज़ को एक्सप्लोर करने मिलता है। फिर आता है हमारा कॉम्पेंसेशन फंक्शन, जहाँ पर एम्प्लॉयज़ जो है उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए उनके परफॉर्मेंस के लिए। और यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है प्रॉपर कॉम्पेंसेशन पैकेज डिज़ाइन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको बोला गया है कि आपको 100 का टारगेट अचीव करना है। अगर आपने अचीव कर लिया तो आपको जो टारगेट अचीव किया उससे जो सेल्स आया उस सेल्स का 15% मिलेगा। अब इस 100 के ऊपर आपके जितने भी टारगेट बनेंगे, आपने समझ लो 100 के ऊपर और 10 अचीव कर लिया, 100 तक तो 15% मिल रहा था, अब ये जो 10 अचीव किया है तो आपको 20% मिलना शुरू हो जाएगा उसके बाद। तो इससे क्या हो रहा है, ये कॉम्पेंसेशन पैकेज को डिज़ाइन करना पड़ता है। इसी तरीके से आपकी सैलरी को भी डिज़ाइन करना पड़ता है, आपको कौन से प्रोफाइल के लिए हायर किया जा रहा है, मार्केट वैल्यू क्या है और उसके हिसाब से मार्केट में कितना कॉम्पेंसेशन इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए मिलता है। अप्रोप्रिएट रिवॉर्ड्स मोटिवेट एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म इफेक्टिवली। अगर आपको कोई जॉब मिल रहा है जहाँ पर आपको काम बहुत करना है लेकिन सैलरी कम है तो डेफिनेटली आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। लेकिन आपको लगता है शुरुआत के लिए ये चीज़, इतनी सैलरी जो है वो अच्छी है, मुझे काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा, तो वो अपने आप में आपको एक मोटिवेशन मिलता है और आप सेटिस्फाइड रहते हो उस जॉब से। रिवॉर्ड्स जो है ये इंडिविजुअल्स को मिलता है, उनकी टीम को मिलता है। अब रिवॉर्ड जो है मॉनेटरी फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि इंसेंटिव्स दे रहे हैं या फिर उनकी सैलरी बढ़ा दिया, बोनस दे दिया। नॉन मॉनेटरी हो सकता है जहाँ पर आप उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन देते हो, उन्हें टोकन देते हो, वहाँ पर उन्हें अप्रिशिएट करते हो, स्टार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, स्टार परफॉर्मर ऑफ द ईयर। इस तरीके से आप उन्हें नॉन मॉनेटरी तरीके से आप उन्हें क्या कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो। देन वी हैव लेबर रिलेशंस। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो लेबर रिलेशन यानी इंडस्ट्रियल रिलेशन से भी कंसर्न है, क्योंकि यहाँ पर यूनियन मैनेजमेंट रिलेशंस होते हैं, जॉइंट कंसल्टेशंस होते हैं, नेगोशिएटिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग, ग्रीवेंस हैंडलिंग, डिसिप्लिनरी एक्शंस, सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। अब यहाँ पर जब ट्रेड यूनियन होती है ना, मजदूरों की यूनियन होती है ना, तो उनका कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बनता है अगर उनकी बातें नहीं मानी गई तो। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन सारे एस्पेक्ट का भी ध्यान रखती है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के ऊपर भी ध्यान देती है, वही वो जॉइंट कंसल्टेशंस हो गया, नेगोशिएशन हो गया, इन सारे एस्पेक्ट के ऊपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो फोकस करती है। फिर आता है हमारा एम्प्लॉयज़ वेलफेयर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एम्प्लॉयज़ वेलफेयर। एम्प्लॉय वेलफेयर के बारे में भी सोचती है, यानी वो फैसिलिटीज़ जो एम्प्लॉय के लिए ज़रूरी है, जैसे कि क्रैश फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। क्रैश फैसिलिटीज़ का मतलब होता है फीमेल एम्प्लॉयज़ जिनके छोटे बच्चे हैं और जॉब पर आती है और फैमिली में ऐसा कोई नहीं है जो उनको संभाल पाए, तो क्रैश फैसिलिटी का होता है जैसे एक पालना घर होता है ना, जहाँ पर बच्चों को रखा जा सकता है। तो यहाँ पर ये एक डे केयर सेंटर की तरह उनको फैसिलिटी मिलती है कि ऑर्गेनाइजेशन से नज़दीक में जो डे केयर होगा आप वहाँ पर अपने बच्चे को रख सकते हो, उसकी देखभाल वहाँ पर होगी और आपको जब चाहे अपने बच्चे से मिलना जाना हो तो यहाँ से आप वहाँ जा सकते हैं। उसका जो खर्चा होता है कुछ सर्टन परसेंटेज जो है ऑर्गेनाइजेशन आपको पे करती है। ये होती है क्रैश फैसिलिटीज़। कैंटीन फैसिलिटीज़ एम्प्लॉयज़ के लिए होना ज़रूरी है। रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ जो है आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो ज़रूरी है। रेस्ट रूम्स होने चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए,
कि आपको ऑफिस का बस या फिर ऑफिस की तरफ से कोई ट्रांसपोर्टेशन मिल रहा है। एम्प्लॉयज़ को ग्रुप इंश्योरेंस मिलता है, जहाँ पर वो इंश्योरेंस में आपको ऑप्शन मिलता है, अगर आप अनमैरिड हो तो आपके साथ साथ आपके मदर और फादर को कवर किया जा सकता है, मैरिड हो तो मदर फादर और उसके साथ आपकी वाइफ और आपके हस्बैंड जो है या फिर आपके बच्चे, इन सब का मिलाकर एक ग्रुप इंश्योरेंस भी ऑर्गेनाइजेशन आपको देती है। Appropriate welfare facilities motivate the employees and make them committed and dedicated to their organization। ये welfare facilities जो है कहीं ना कहीं ये employees को motivate करती है और उनका commitment जो है organization की तरफ और ज़्यादा बना रहता है। लास्ट जो हमारा फंक्शन है वो है एम्प्लॉयज़ हेल्थ एंड सेफ्टी। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी के बारे में ख्याल रखें। It involves protecting and promoting health and safety of the employees. For this purpose, organization may adopt health and safety measures and provide other fringe benefits such as medical aid। जब भी ज़रूरत पड़े मेडिकल एड वाली, मेडिकल हेल्प वाली फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जैसे फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, एक पेन किलर होना चाहिए, कहीं कोई चोट लग गई तो उसके लिए कोई क्रीम जो है वो अवेलेबल होने चाहिए। सोशल सिक्योरिटी मेजर्स भी देना उनका जो है वो फ़र्ज़ है। सोशल सिक्योरिटी का मतलब होता है यहाँ पर जैसे आपने उनको इंश्योरेंस फैसिलिटी दे दी है, आपने प्रोविडेंट फंड उनको दिया है, पेंशन दिया है, ग्रेच्युटी दिया है। ग्रेच्युटी का मतलब होता है अगर कोई एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है 5 साल के ऊपर तो एक सर्टन कैलकुलेशन होता है, जब वह एम्प्लॉय छोड़कर जाएगा 5 साल पूरे करने के बाद, समझ लो वो 8 साल बाद गया, तो वो आपसे वो 8 साल का जो है वो ग्रेच्युटी अमाउंट मांग सकता है। इसे ग्रेच्युटी कहते हैं कि इतना साल उसने बिताया, उसके लिए उसके वो जुड़े रहने का एक अमाउंट आप उसको पे करते हैं। मैटर्निटी बेनिफिट्स मिलती है फीमेल एम्प्लॉयज़ को, जहाँ पर जब एक फ़ीमेल अपनी मैटर्निटी लीव के लिए जाती है तो उसे कुछ मंथ तक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बोलती है कि आप अपने घर पर रह सकते हो और आपको पेड लीव जो है उसके लिए मिलेगी, यानी हर मंथ आपकी सैलरी आपको मिलेगी, लेकिन उसका स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना होता है। इंजरी या एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन आपको मिलता है। इट एनहांसेज एम्प्लॉयज़ वेलबिंग, यानी कि एम्प्लॉय की सेफ्टी, उसकी वेलबिंग, उसके बारे में यहाँ पर क्या किया जा रहा है, सोचा जा रहा है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो हमने देखे हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में अपने नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।